सर्वप्रथम मंचा सेन अतिथिगण साहित्यकार वृंद का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। अब मैं अपनी बात कुछ इस जोग लिखी पुस्तक से संबंधित ही बताऊंगी कि जैसे रचना कर्म या लेखन किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता। मैंने ये नहीं कह सकती कि ये कहानियां आज लिखी हैं। बचपन से ही कहानियों के बीच में ही पली बड़ी हूँ। पिताजी सबसे ज्यादा मेरे ऊपर जो प्रभाव है मेरे पिताजी का, मेरी बुआ का। जो मेरी बुआ आज है नहीं, वो इतने किस्से और कहानियां सुनाया करती थी। उसमें से एक दो किस्से तो कहानियां बनाकर मैं इसमें प्रस्तुत किए हैं। अब ये जोग लिखी किताब मैंने क्यों इसका नाम रखा, जोग संजोग भाग्य। विवाह हुआ, प्रथम वर्ष में पढ़ती थी कॉलेज के, तो उसी समय विवाह हो गया। विवाह जिस दिन हुआ उस दिन मेरे पेपर था। सभी ने बाद में कहा नहीं पढ़ पाएगी, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे परिवार ने साथ दिया, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे कहा नहीं पढ़ेगी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा तेरे जोग में यह लिखी है, तेरे भाग्य में इतना ही पढ़ना लिखा है। लेकिन मेरे ससुर जी कहते थे नहीं तू पढ़ेगी। मैं भी कहती थी हाँ मेरे जोग में अगर लिखा है, मेरे संजोग में नहीं कह सकती। मैं इस परंपरा को तोड़ूंगी। मैं अपने कर्म में विश्वास करती हूँ। मैं पढ़ूंगी भी और आगे बढ़ूंगी भी, क्योंकि ये मैंने एक देखा था कि कोई पिताजी एक वृक्ष लगाने का कार्य किया करते थे। वहां पर एक बाल विवाह किसी का हुआ और उस बाल विवाह में जो बड़ी लड़की थी उसका पति मर गया और छोटी वाली को फिर वहां पे ससुराल वालों ने आने नहीं दिया। बाद में बहुत उसको, वो मेरे को शुरू से ऐसे लगा कि वो लड़की ने बाद में अपने भाग्य पे विजय प्राप्त करी और खुद ने अपना कर्म अपने हाथों से लिखा। कुछ ऐसी भी उधेड़ बुन है मेरी इसमें और मेरे मस्तिष्क में चलता रहता है आज भी। मैं कर्म में ही विश्वास करती हूँ, जोग में नहीं। तो इसीलिए जोग लिखी ये परंपरा है, लोग मानते हैं। मैं इसको पूरी तरह से नहीं, लेकिन जहां तक होता है मैं पूरा कर्म में विश्वास करती हूँ। यही मेरी कहानियों में है कि कुछ कहानियां जीवन में जो मैंने देखा है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने आसपास से उठाई हैं, देखी हैं, उसमें कुछ काल्पनिकताओं का समावेश है। मैं एक कहानी का कुछ अंश आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगी। आप देखिए, ये थोड़ी सी काल्पनिक है, बाकी पूर्णतः सामने देखी हुई घटना है। ये ऐसी लड़की की कहानी है जो लड़की उम्र में तो 28-29 साल की है, लेकिन ना तो बोल सकती है ढंग से, ना उठना, मतलब बिल्कुल भी उसमें पूरी तरीके से दूसरों पर आश्रित है। तो उस लड़की के बारे में है, लेकिन भावनाएं उसमें भी है, प्रेम वो भी चाहती है, बच्चों का प्यार, क्योंकि उसके अंदर बचपना है। एक बच्ची को देखकर वो कैसे मतलब सुधरने की कोशिश करती है, सही हो जाती है। तो उस लड़की की कहानी का थोड़ा सा अंश मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। उन्होंने देखा कि बाजी बेड से गिर गई है और उसे चोट लगी है। आंटी उसे उठाने की कोशिश कर रही है, पर उसने आंटी के हाथ पर जोर से काट लिया। आंटी उस बाजी की माँ, वो बहुत ज्यादा काम करती थी अपनी उसकी माँ बेटी के लिए, सारे दिन कपड़े धोना, लेकिन वो बाजी काट लेती थी, परेशान होती थी। ये देखकर सुमन से रहा नहीं गया। उसने कहा आंटी गेट खोलो, मैं आती हूँ। सुमन किराएदार है और वो बाजी और आंटी का दैनिक क्रियाकलाप है, वो देखा करती है। कहती हुई सुमन जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। आंटी के गेट खोलने पर सुमन और अंशु दोनों सोना को गाड़ी में बिठाया और बाजी के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। सोनू तो जाकर गाड़ी में बैठ गया, परंतु अंशु सुमन के पीछे पीछे अंदर चली गई। जोर से गिरने से बाजी के सिर में चोट लगी और उसके सिर से खून बहने लगा। टॉयलेट कर देने के कारण कपड़े भी गंदे हो गए थे। उसने बाल बिखेर लिए थे और वो लगातार चिल्लाई जा रही थी। 28 साल की लड़की है। बाजी का रौद्र रूप देखकर पहले तो माँ बेटी घबरा गई कि कहीं बाजी उन्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि बाजी ने आंटी के हाथ पर बहुत बुरी तरह से काट लिया था। पर अंशु ने जैसी बाजी दीदी कहा, बाजी बिल्कुल शांत हो गई, जैसे जलती हुई आग में शीतल पानी डाल दी। अंशु को देखकर बाजी खिलखिलाकर हंसती और बोली, आज आ जा। बाजी के मुंह से अपना नाम सुनते ही
माँ का हाथ छोड़कर अंशु बाजी के पास आ गई और बाजी अंशु को आओ और भाभी को बा बी कहती थी। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इस पाठ कहानी का नाम है। एक तरफ बाजी के सिर से खून निकल रहा था, दूसरी तरफ आंटी दर्द से तड़प रही थी। सुमन के सामने टेबल पर रखे फर्स्ट एड बॉक्स से डिटॉल निकालकर बाजी के सिर से खून साफ कर दिया और बैंडेज लगाई। आंटी ने बाजी के कपड़े बदलते हुए कहा, इन्नी सोहनी ड्रेस खराब कर दी थी। अज दे दिन पहनाने वास्ते लवी बड़े प्यार नाल ले आई सी, क्योंकि बाजी की छोटी बहन की उस दिन शादी थी और वो माँ बेटी उस शादी में नहीं जा पाई। सुमन और आंटी ने मिलकर बाजी को बिस्तर पर सुलाया। अंशु ने भी बाजी को बिस्तर पर सुलाने में अपने छोटे छोटे हाथों से मदद की। अंशु के हाथों का स्पर्श पाकर बाजी जैसे निहाल हो गई। बाजी को सुलाकर सुमन ने कहा, आंटी ये हमारा वेट कर रहे हैं, अब हम जाते हैं। हाँ पुत्र छेती जाओ, साढ़े कारण तुसी भी लेट हो गए। कहते हुए आंटी की आंखों में अपनी बेटी की शादी ना देख पाने का दर्द साफ झलक रहा था। सुमन और अंशु ने बाजी को बाय कहा और जाने लगी। जाती हुई अंशु और सुमन को बाजी ने पीछे से आवाज लगाई और मुस्कुराती हुई देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बह रहा था, पर ना जाने वो चिल्ला नहीं रही थी। तभी अंशु ने कहा, मम्मा आप शादी में जाओ, मैं बाजी दीदी के पास रुक जाऊं क्या? ये सुनकर सुमन घबरा गई। नहीं ना बाबा, पर वो कुछ कह नहीं पाई। प्लीज मम्मा। अंशु के बार बार कहने पर सुमन उसे बाजी के पास छोड़ तो आई, पर उसका मन शादी में बिल्कुल नहीं लगा। वो अपना फोन अंशु को दे आई थी, कोई बात हो तो पापा को फोन कर देना। लगभग 2-2.5 घंटे बाद वो लोग लौटे तो घर में शांति थी। सोनू और राजेश ऊपर फ्लैट में चले गए और सुमन नीचे आंटी के पास। मम्मी के आते ही अंशु ने मम्मी को बाजी के पास बुलाकर दिखाते हुए कहा, मम्मा देखो मैंने बाजी दीदी के हाथों में मेहंदी लगाई है और ये देखो नेल पेंट भी। हाथों में मेहंदी, नेल पेंट और सिर पर अंशु का दुपट्टा ओढ़कर निश्चिंत होकर सोती बाजी को देखकर आंटी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, आज पहली बार बिना नींद की दवाई सोई है बाजी। सुबह तो ज्यादा डोज देने के कारण वो सो भी नहीं पाई थी। तो ये कहानी का छोटा सा अंश है। अब एक दूसरी कहानी है, उसका छोटा सा अंश मैं पढ़ूंगी। इस कहानी का नाम है जुड़ी रहूं जड़ों से। हाँ छोटा सा। जैसे सभी लड़कियां अपने ससुराल और पति के प्रेम की डोर से बंधकर कसम खा लेती हैं ताउम्र पति का साथ निभाने की, वैसे ही परिवार के प्रेम की डोर से बंधी तबस्सुम भी खुद भी अपने देश जाने की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही थी, पर उसके दिल में आज भी धड़कता है उसका देश। उसकी हर सांस में महकता है उसका इस्लामाबाद स्थित घर परिवार। इसी कारण वो अपने बच्चों की शादी अपने देश में ही करना चाहती है। वो चाहती है शबनम की शादी बिलाल से और अमन की शादी तस्नीम आपा की बेटी हिना से हो जाए, ताकि वो महसूस कर सके अपने वतन की मिट्टी से जुड़ाव। वैसे दोनों बच्चे अम्मी को इतना प्यार करते हैं कि वो उसे किसी बात को टालना नहीं चाहते। इसी कारण अम्मी भी खुशी के लिए शबनम और निकाह के लिए मना नहीं करती। तबस्सुम इस बात को फिर से खान साहब के सामने छेड़ देती है ताकि खान साहब कोई निर्णय ले। अब शबनम वो कहती है कि शबनम को आप ही समझाइए, उसकी उम्र हो गई। खान साहब कहते हैं, अरे बहुत छोटी है, 2-3 साल बाद करेंगे शब्बों का निकाह। बेटी की तरफ देखते हुए अब्बा ने तबस्सुम को जवाब दिया, तो क्या मेरे परिवार के लोग पाकिस्तान से रोज रोज आएंगे? यहाँ फूफी बता रही थी कि तस्नीम आपा तो उसे अमन और हिना के रिश्ते की बात भी पक्की करके जाना चाहती है। तो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान की जो लड़की है वो भारत में शादी करके आई है और वो भारत को अपना सब कुछ दे चुकी है। जैसे आम लड़कियां अपने पीहर को अब आज भी अपने हृदय में रखती है, किंतु अपने ससुराल को पूर्णतः अपना लेती है। वो पिता अपनी बेटी को पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाहते, ना ही बेटी। आप पढ़कर देखिएगा ये कहानी का अंत कैसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सुनीता।